हमारे आसपास हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है। कभी ये बदलाव बहुत बड़े और ड्रामेटिक होते हैं और कभी-कभी इतने छोटे कि हम उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते। पर इन सब के पीछे ना एक बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य शक्ति काम कर रही है और वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। जरा सोचिए, खराब हो चुका दूध, एक जंग लगी कील और एक बढ़िया पका हुआ खाना। इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? बिल्कुल अलग चीजें हैं, है ना? एक तो किचन की गड़बड़ है, दूसरा सड़न की निशानी और तीसरा एक मजेदार दावत। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक अदृश्य धागा है जो इन सभी को एक साथ जोड़ता है? जी हाँ, ये सभी रासायनिक परिवर्तन की कहानियां हैं। ये वो प्रक्रियाएं हैं जो चीजों को बिल्कुल उनके बेसिक लेवल पर बदल देती हैं और हमारे आसपास की दुनिया को आकार देती हैं। इसको और बेहतर समझने के लिए चलिए क्लासिक उदाहरण देखते हैं। सोचिए, एक मैग्नीशियम का रिबन है। जब उसको जलाते हैं तो वो एक दमदमाती हुई सफेद रोशनी के साथ जलता है और पीछे जो बचता है ना, वो मेटल नहीं बल्कि एक बिल्कुल नया पदार्थ होता है, एक सफेद पाउडर जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये है रासायनिक परिवर्तन का एक साफ साफ कभी ना भूलने वाला सबूत। तो हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? हर बदलाव वो उस मैग्नीशियम रिबन जैसा ड्रामेटिक तो होता नहीं है, लेकिन कुछ सुराग हैं जिनको हम एक जासूस की तरह ढूंढ सकते हैं। ये हैं वो चार मुख्य संकेत। देखिए, क्या उस चीज की अवस्था बदली है या शायद उसका रंग बदल गया हो, जैसे तांबे पर हरी सी परत जम जाती है? क्या बुलबुले निकल रहे हैं जो गैस निकलने का संकेत है? या फिर क्या आसपास का तापमान बदल गया, मतलब चीजें गर्म या ठंडी हो गई? इनमें से कोई भी संकेत एक रासायनिक अभिक्रिया की तरफ इशारा कर सकता है। अब देखिए, इन बदलावों को सिर्फ शब्दों में बताना बहुत लंबा और थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इन अभिक्रियाओं के बारे में जल्दी और आसानी से बात करने के लिए एक खास छोटी भाषा बनाई। देखिए, ये वाक्य हाँ ठीक तो है, पर कितना लंबा है। जरा सोचिए, अगर हमें ऐसी ऐसी सैकड़ों या हजारों जटिल अभिक्रियाओं को ऐसे ही लिखना पड़े, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। इसे कहते हैं शब्द समीकरण। ये हमें साफ साफ बताता है कि अभिकारक मतलब अभिक्रिया शुरू करने वाली चीजें क्या हैं और उत्पाद मतलब जो नई चीजें बनी हैं वो क्या हैं। और ये जो तीर है, ये बताता है कि बदलाव किस दिशा में हो रहा है। और अब आते हैं सबसे शक्तिशाली तरीके पर, रासायनिक समीकरण। यहाँ शब्दों की जगह रासायनिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। इससे हमें बिल्कुल आसानी से पता चलता है कि कौन से तत्व शामिल हैं और वो कैसे जुड़ रहे हैं। यह रसायन विज्ञान की, आप कह सकते हैं, यूनिवर्सल भाषा है। लेकिन इस समीकरण में एक समस्या है, और इस समस्या हमें रसायन विज्ञान के सबसे मौलिक नियमों में से एक की तरफ ले जाती है। सिर्फ ये लिख देना काफी नहीं है कि क्या अभिक्रिया कर रहा है, हमें यह भी पक्का करना होता है कि समीकरण एक बहुत जरूरी नियम को माने। यह है रसायन विज्ञान का सुनहरा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह कहता है कि द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है, न ही खत्म किया जा सकता है। आसान भाषा में, प्रकृति परमाणुओं को नष्ट या बनाती नहीं है, वो बस उन्हें अलग अलग तरीके से फिर से जोड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण के बाईं ओर हर तत्व के जितने परमाणु हैं, उतने ही दाईं ओर भी होने चाहिए, हमेशा। चलिए, लोहे और भाप की इस अभिक्रिया को देखते हैं। यहां कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, बाईं ओर हमारे पास लोहे का सिर्फ एक परमाणु है, लेकिन दाईं ओर 3 हैं, और ऑक्सीजन के साथ भी वही कहानी है। ये तो सुनहरे नियम को तोड़ रहा है। मतलब ये समीकरण अभी अधूरा है, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो इस पहेली को सुलझाएं कैसे? हम एक तार्किक कदम दर कदम तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हम सबसे जटिल अणु से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके हर तत्व के परमाणुओं को दोनों तरफ बराबर करते जाते हैं, जब तक कि सब कुछ एकदम सही संतुलन में ना आ जाए। और ये रहा समाधान। देखिए, फॉर्मूलों के आगे ये जो संख्याएं हैं ना, जिन्हें गुणांक कहते हैं, इनको एडजस्ट करके हमने ये पक्का कर लिया है कि दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु बराबर हों। अब ये समीकरण बिल्कुल संतुलित है और प्रकृति के नियम को मान रहा है। अच्छा, तो अब हमारे पास अभिक्रियाओं को बताने के लिए भाषा भी है और नियम भी हैं। अब हम देख सकते हैं कि ये रासायनिक कहानियां अक्सर कुछ मुख्य पैटर्न का पालन करते हैं। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। ये बहुत सीधा है। 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक नई अकेली चीज बनाती हैं।
जैसे जब आप बिना बुझे चूने में पानी मिलाते हैं तो वो मिलकर बुझा हुआ चूना बनाते हैं और इस प्रक्रिया में इतनी ज्यादा गर्मी निकलती है कि पानी उबलने लगता है। अगला है वियोजन अभिक्रिया, जो संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक जटिल यौगिक टूटकर सरल चीजों में बदल जाता है। लेकिन ये अपने आप नहीं होता, इसे तोड़ने के लिए अक्सर बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे गर्मी, प्रकाश या बिजली। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक ज्यादा प्रतिक्रियाशील तत्व आता है और एक यौगिक में से कम प्रतिक्रियाशील तत्व को उसकी जगह से हटा देता है, उसको विस्थापित कर देता है। क्लासिक उदाहरण है जब लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है। क्योंकि लोहा तांबे से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, वो तांबे को बाहर निकाल देता है और घोल का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। और आखिर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे ऐसे सोचिए जैसे दो यौगिक अपने साथ ही बदल रहे हों। जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो वो अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। इससे बेरियम सल्फेट बनता है जो पानी में घुलता नहीं है और एक सफ़ेद ठोस की तरह नीचे बैठ जाता है। इस ठोस को हम अवक्षेप कहते हैं। चलिए अब वापस चलते हैं अपनी शुरुआत की पहेली पर और देखते हैं कि ये अवधारणाएं, खास करके ऑक्सीकरण, हमारे उन शुरुआती सवालों का जवाब कैसे देती हैं। तो आसान शब्दों में ऑक्सीकरण का मतलब है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसकी साथी प्रक्रिया है अपचयन, जिसका मतलब है ऑक्सीजन का निकलना। ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती हैं, एक तरह से पार्टनर की तरह, और ये जोड़ी ही हमारे आसपास होने वाले अनगिनत बदलावों के लिए जिम्मेदार है। तो अब सुलझाते हैं अपनी पहली पहेली। जंग लगना, जिसे संक्षारण भी कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि लोहे का धीरे धीरे होने वाला ऑक्सीकरण है। और जब चिप्स या तेल वाला खाना खराब हो जाता है, उसकी गंध और स्वाद बदल जाता है, उसके पीछे भी यही ऑक्सीकरण ही है। और यहीं पर एक मजेदार तथ्य है। कभी सोचा है कि चिप्स का पैकेट आधा हवा से क्यों भरा होता है? असल में वो हवा नहीं, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कंपनियां पैकेट में नाइट्रोजन इसलिए भरती हैं ताकि ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। इससे तेल का ऑक्सीकरण रुक जाता है और चिप्स ज्यादा समय तक ताजे और कुरकुरे रहते हैं। तो दूध के खराब होने से लेकर चिप्स के एक ताजे पैकेट तक रासायनिक अभिक्रियाएं चुपचाप हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। अब जब इनके संकेतों और इनकी भाषा को पहचानना आ गया है, तो सोचिए अपने आसपास और कौन से रहस्यों को सुलझाया जा सकता है।